नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 84 और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। तो उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने की खबर है। एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर आज जो मतदान हो रहा था वो समाप्त हो गया है और अब सिर्फ कतार में खड़े लोग ही वोट डाल सकेंगे। एमएलसी चुनाव की 5 सीटों के लिए कुल 63 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन वोटों की गिनती होगी 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही परिणाम आएंगे। कुल 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। स्पष्ट हो जाएगा कि 5 वो कौन से उम्मीदवार हैं जो विजयी हुए हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए। शिक्षक, स्नातक, एमएलसी सीटों के लिए जो मतदान हो रहा था वो समाप्त हो गया है। वही मतदाता जो कतारों में लगे हुए हैं वही अब सिर्फ मतदान कर पाएंगे। बाकी के लिए अब मतदान का समय समाप्त। कुल 63 प्रत्याशी मैदान में और भाजपा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। तो यूपी में स्नातक और शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान का वक्त खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वही लोग वोट दे पाएंगे जो पहले से कतार में खड़े हैं। आज एमएलसी चुनाव की 5 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके लिए कुल 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुल 39 जिलों पर बने मतदान केंद्रों पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इन सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 2 फरवरी को होगी। और जो मतदान हुआ है आज का, उसकी तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता पहुंचे पोलिंग बूथ पर और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान कनेक्ट हैं और इसके अलावा रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ चलते हैं पहले। प्रदेश की राजधानी है और सत्ता का केंद्र है, राजनीति का केंद्र है। वहां पर कैसे मतदान हुआ है ये अनुभव शुक्ला हमें बताने वाले हैं। अनुभव। देखिए, बिल्कुल ये जो चुनाव हो रहा है काफ़ी अहम है, क्योंकि 5 विधान परिषद की सीटें हैं शिक्षक और स्नातक कोटे की। 2 तो शिक्षक कोटे की हैं और 3 जो है वो स्नातक कोटे की है। और सुबह 8 बजे ये वोटिंग शुरू हुई थी, शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हुई है। कुल तकरीबन 7 लाख के आसपास वोटर हैं। हालांकि 39 जिलों में लखनऊ नहीं है जहां पर वोटिंग हुई है, पर उन्नाव और कानपुर दोनों जगहों पर वोटिंग हुई है। लेकिन कोई भी चुनाव हो, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो असर है, वो लखनऊ पर ज़रूर पड़ता है। अब बीजेपी ये कह रही है कि ये जो 5 सीटें हैं वहाँ पर वो जीत हासिल करेगी। 3 सीटें तो उसके पास पहले से हैं। शिक्षक जो कोटे की सीट है वहाँ पर बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो उसका ये कहना है कि इस बार हम वहाँ पर भी जीत हासिल करेंगे। और 2 आपको याद होगा राजेंद्र, जो लखनऊ में अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई बीजेपी की, उसमें ये बड़ा एजेंडा था। विधान परिषद की 5 सीटें, ये एक बड़ा एजेंडा था। उसमें ये तय हुआ कि कैसे इसे जीतना है। जी, मुख्यमंत्री ने जब मंडलों की बैठक की तब भी सभी विधायकों से, सांसदों से कहा कि हमें इस चुनाव को 5 सीटों को जीतना है। तो इसलिए बीजेपी कह रही कि 2024 से पहले ये पूरी तरह इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव है, प्रबुद्ध जनों का चुनाव है। क्यों? क्योंकि टीचर वोट देगा, जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, वो वोट देगा। ये आम चुनाव नहीं है कि इसमें हर कोई वोटर होता है। इसमें स्नातक में स्नातक वोटर होता है, टीचर्स में टीचर वोटर होते हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि ये जो प्रबुद्ध जनों का चुनाव है, या जहाँ प्रबुद्ध जन वोट करें, उनकी अगर वोट मिलते हैं, 5 सीट जीते, तो 2024 के पहले एक बड़ा मैसेज बीजेपी देगी पूरे प्रदेश में। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनुभव, कि ये प्रबुद्ध जन इसमें मतदाता होते हैं और वो अगर किसी का चुनाव करते हैं और इस चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो ये संदेश जाएगा कि प्रबुद्ध जनों का, पढ़े लिखे लोगों का, स्नातकों का, शिक्षकों का समर्थन पार्टी को प्राप्त है और ये महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन मतदान कैसे हुआ है उन्नाव कानपुर क्षेत्र में, ये रतीश से जान लेते हैं। रतीश, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। पोलिंग सेंटर आर नगर इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं, यानी अब कोई मतदाता अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन एक मतदाता को हम देख रहे हैं जो मतदान करते हुए वापस जा रहे हैं। आज मतदान किया गया, अगर 2 बजे की बात की जाए तो 25.88% के करीब, 25.68% के करीब स्नातक सीट पर मतदान हुआ और 48.88% 2 बजे तक का ये डेटा है। 4 बजे
चूंकि मतदान खत्म हो गया उसके थोड़ी देर बाद आएगा डेटा, लेकिन स्नातक में थोड़ा सा कम देखने को मिला मतदाताओं का रुझान, लेकिन शिक्षक सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें ज़्यादा मतदाता बाहर निकल के आए। सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे। आर नगर इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अब जो मतपेटी है उसको सील करने का काम चल रहा है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो जल्दी से कैमरा निकाल करके अंदर दिखाएं कि मतपेटी किस तरह से सील की जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए, वो अब अंदर हैं और अब अपनी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। जो मतपेटियां हैं उनको सील किया जाएगा। बैलेट पेपर से ये चुनाव कराए गए हैं और इस बीच जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चली वो भी आपको बताएंगे। नरेशोत्तम पटेल कानपुर आए थे प्रचार करने। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव, ये देखिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मतपेटी को किस तरह से सील किया जा रहा है। लेकिन इस बीच नरेशोत्तम पटेल की वो बात भी हम आपको बता दें जिसमें उन्होंने कहा था कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है और बैलेट पेपर का जब चुनाव होता है तो उसमें समाजवादी पार्टी जरूर जीतती है। ईवीएम पर जो सवाल लगातार समाजवादी पार्टी उठाती आई है उसकी ओर उन्होंने इशारा किया था और बहुत ही सही बात यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन 5 सीटों को जीत कर एक ये करारा जवाब देने की कोशिश करेगी कि विधान परिषद के जो ये 5 सीटों के चुनाव हो रहे हैं वो जो बैलेट पेपर से हो रहे हैं और अगर इस पे जीत 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो एक बड़ा मैसेज विपक्षी पार्टियों को भी देने की कोशिश होगी। तो कुछ इस तरह से सील की जा रही हैं मतपेटियां। चुनाव जो आज हो रहा था वो मतदान खत्म हो गया है। 19 प्रत्याशी, अगर कानपुर की दोनों सीटों की बात की जाए, कानपुर स्नातक एमएलसी सीट और शिक्षक एमएलसी सीट, तो 19 प्रत्याशियों की जो किस्मत है अब वो लॉक हो गई है मतपेटी में। इसे पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से ले जाया जाएगा। 246 बूथ थे जहाँ पर आज मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया है। कहीं बिल्कुल ठीक बात है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मतपेटियों को किस तरीके से रखा जा रहा है वहां पर सुरक्षित तरीके से, और 2 फरवरी को मतदान होगा। और आपने बताया कि कितने पोलिंग बूथ पर वहां पर मतदान हुआ है, लेकिन ना इसके अतिरिक्त बरेली और मुरादाबाद क्षेत्र में क्या हुआ है ये उबैदुर रहमान से जान लेते हैं। वहां पर मतदान कैसा हुआ है, उबैद बताइए हमारे दर्शकों को। राजेंद्र, मुरादाबाद में मतदान ज़बरदस्त हुआ है और जो आंकड़े हैं वो फाइनल आंकड़े अब से थोड़ी देर बाद आ जाएंगे क्योंकि 4 बज चुके हैं और जो मतदान था वो हो चुका है। और कुछ मतदाता हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए मतदान आज कैसा रहा मुरादाबाद में? ओवरऑल मतदान लोगों में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में काफ़ी लोग जागरूक हैं और मैं समझ रहा हूँ 50 से 60% के बीच मतदान हुआ है। आपने वोट किया है क्या? आप दिखाइए। ये बताइए जो मतदान हुआ है उसमें क्या जो बैलेट पेपर से मतदान हुआ है उसको लेकर के जो मतदाता हैं जो ईवीएम पर सवाल उठते थे, तो क्या लग रहा है इस बार का जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला होगा? 100% रिजल्ट आएगा। और मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? 60%। ये बताइए जो मुद्दे थे वो क्या थे जो एमएलसी चुनाव था यहाँ पर बरेली और मुरादाबाद मंडल का? जी, सारे मुद्दे जो थे सरकार की तरफ से, शिक्षा का मुद्दा था सबसे मेन चीज़ तो यही है क्योंकि आज जो मतदान हुआ है ग्रेजुएट लोगों का हुआ है, पढ़े लिखे लोगों ने ही मतदान किया है। और राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा हमने मतदाताओं से आज दिन भर बात की है, उनका कहना था कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर के और जो दूसरी जो समस्याएं हैं, जो टीचरों की समस्याएं हैं, उसको लेकर के मतदान हुआ है। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो गेट है, ये नगर निगम कार्यालय पर जो बूथ बना था वो बंद हो चुका है और पुलिस जो है उसके बाहर लगी हुई है। अब जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और अब उम्मीद ये है कि जो 2 फरवरी को मतगणना होगी तब पता चलेगा कि जो 5 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रत्याशियों। ठीक है, शिक्षक खंड क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि शिक्षक जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी, इस मुद्दे को मन में लेकर भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अब हम प्रयागराज चलेंगे, मोहम्मद मोइन के पास, वो हमें बताएंगे और दिखाएंगे कि वहां पर मतदान कैसे हुआ है और कैसे समाप्त हुआ है। मोइन, प्रयागराज में भी मतदान खत्म हो चुका है। जैसे ही 4 बजा वैसे यहाँ पर जो मेन गेट था, जिस पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, वहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया और इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त जो बैलेट बॉक्स है उस बैलेट बॉक्स को सील किया जा रहा है और ये सील जो बैलेट बॉक्स है वो प्रयागराज के कलेक्शन सेंटर पर भेजा जाएगा और यहाँ से इस बैलेट बॉक्स को झांसी भेजा जाएगा। चूँकि जो काउंटिंग होनी है वो झांसी में होनी है। जो इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी सीट है उसमें 10 जिलों में आज मतदान हुआ है और 10 जिलों में जो है 33,000 से ज़्यादा वोटर थे और इनमें
जिनमें से आधे वोटर अकेले प्रयागराज में थे। तो प्रयागराज में 36 केंद्रों पर जो है वो वोट डाले गए हैं। और हमारे पास जो जानकारी है, अभी आधिकारिक आंकड़ा फाइनल नहीं आया है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो प्रयागराज के लोग हैं वो वोट डालने के मामले में फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। तो मतदान खत्म हो चुका है और छिटपुट मामलों को छोड़ दिया जाए, 1-2 सेंटर्स पर छिटपुट विवाद हुए उसके छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के जो मतदान है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। और कितनी पारदर्शी तरीके से मतदान हुआ है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, उन्हें प्रयागराज में जो मतदान हुआ है उसे लेकर किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। तो कुल 10 उम्मीदवार हैं और इन 10 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। 2 फरवरी को झांसी में वोट गिने जाएंगे, तब जाकर के साफ होगा कि आखिरकार किसे कामयाबी मिल रही है और किसके सिर जो है वो किसे हार का सामना करना पड़ रहा है। और अगर प्रयागराज, इलाहाबाद, झांसी शिक्षक एमएलसी सीट की बात करें तो मतदाताओं में जो है आज जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सुबह 8 बजे से पहले ही जो है कई मतदाता इस पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए थे, लाइन लगाई, उन्होंने बाकायदा वोट डाले। और चूंकि शिक्षकों को ही वोट डालना है इसलिए किसी भी पोलिंग सेंटर पर लंबी कतार देखने को नहीं मिली, लेकिन कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा जब 1-2 मतदाता बूथ पर नजर न आए। 60% से ज्यादा मतदान हुआ है प्रयागराज के अगर 36 केंद्रों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अनुभव, रतीश, मोइन और अवैध, इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए। बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुल 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। माहौल को बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। यशपाल सिंह लोधी, देवेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऐसे ही नरेश सिंह, एसएस यादव, सुजीत, संतोष वर्मा पर मुकदमा हुआ है। सलीम नाम के शख्स पर भी केस हुआ है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के ये आरोपी बताए जाते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सतनाम सिंह लवी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। कुल 10 आरोपी बनाए गए हैं, 10 पर मुकदमा दर्ज है। एक और अपडेट आपको दे दें, इसी मामले में रामचरितमानस की कॉपी जलाने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीजीआई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। धार्मिक भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराएं इन पर लगाई गई है। 5 आरोपी गिरफ्तार। श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री सतनाम सिंह द्वारा थाना पीजीआई पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नया ट्वीट कर दिया है। एक धाम के बाबा पर हमला बोला है उन्होंने ट्वीट करके। लिखते हैं कि आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे, श्राप देकर तो भस्म भी कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, ये रहा। हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। शाप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। आगे लिखते हैं स्वामी मौर्य, और 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। इस प्रकार से ट्वीट अटैक किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। इधर मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन का बयान आया है। वो कहते हैं कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना ठीक नहीं है। किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ को जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।